ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। न्यू आगरा पुलिस के हाथे चढ़ा मध्य प्रदेश का वांटेड। डकैती के मामले में वांछित है पकड़ा गया 10,000 का इनामी। एडीए बोर्ड की बैठक में चढ़ा मंडलायुक्त का पारा। विभागीय कामों में ढिलाई के लिए अधिकारियों पर गुस्सा उतारा। एंग्लो बंगाली स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ शिक्षक संघ हुआ लामबंद। लगाए गंभीर आरोप। दोनों पक्षों में लंबे समय से चली आ रही है अनबन और जिम्मेदार लोगों की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहा है जिला पुस्तकालय। 50,000 से ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह मौजूद, नहीं होती सही देखरेख। और अब खबरें विस्तार से। थाना न्यू आगरा पुलिस के हत्थे चढ़ा मध्य प्रदेश का वांटेड अपराधी। एमपी पुलिस ने जिसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। पकड़ा गया बदमाश जनपद फिरोजाबाद के टुंडला का रहने वाला है, जिसे न्यू आगरा पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना न्यू आगरा पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लग गई जब उसने वाटरवर्क्स चौराहे से एक शातिर अपराधी को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। मुखबिर की सटीक सूचना के चलते आगरा पुलिस ने जीतू दीक्षित नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पता चला कि जीतू मध्य प्रदेश का वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वहां की पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। थाना पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है, जिसमें डकैती के मामले में वो वांछित भी चल रहा है। गिरफ्तार किया गया शातिर अपराधी फिरोजाबाद जनपद के टुंडला का रहने वाला है। पुलिस ने जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है, जिसके मुताबिक जीतू के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एडीए में आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सीलिंग से जुड़े मुद्दे और होटल लीला जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बोर्ड के सदस्यों का कहना था कि ज्यादातर प्रस्तावों पर सहमति बनी तो 2 मामलों को लेकर कमेटी बनाए जाने के लिए मंडलायुक्त ने आश्वासन दिया है। सोमवार को एडीए में बोर्ड की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें होटल लीला को लेकर भी अहम चर्चा होनी थी। तो वहीं आगरा में 150 से 200 बिल्डिंग सील का मामला भी बोर्ड के मेंबर्स ने उठाया। साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर के 3 बड़े भूखंडों को लेकर भी मेंबर्स ने एडीए पर सवाल खड़े किए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने और जिलाधिकारी पंकज कुमार भी इन मुद्दों से इत्तेफाक रखते नजर आए। बोर्ड के मेंबर का कहना था कि इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें ज्यादातर पर सहमति बन गई, जिसमें इनर रिंग रोड पर भी हुए कुछ बदलाव शामिल है। 20 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और उसमें करीब सभी पास किए गए हैं। और जो एक लीला होटल का मामला था उसके दोनों प्रस्ताव ड्रॉप किए गए हैं। बाकी जितने भी न्याय हित में और जनहित में कार्य थे वो सभी पास किए गए हैं। इनर रिंग रोड पे ज़्यादा चर्चा हुई है, उसे तेजी से काम करने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो उस पर ज़्यादा बात। और किस तरह की चर्चा जो है? बोर्ड के एक और सदस्य ने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण में नियमों को अनदेखा किया जा रहा है। जहां अन्य प्राधिकरणों में सीलिंग खोली जा रही है, तो वहीं आगरा में सीलिंग को खोलने पर रोक लगी है, जिस पर मंडलायुक्त ने कमेटी बनाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में 3 बड़े भूखंडों पर जिनका आरक्षित मूल्य 12,000 होने के बाद भी 25,000 और 62,000 तक पहुंच गया है, लेकिन एडीए अधिकारी अब भी लापरवाही दिखा रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनकी मंशा पर सवालिया निशान है। कि विकास प्राधिकरण क्या आरक्षित मूल्य 12,000 के स्थान पे जब बोली गई तो उसमें एक 52,000 रुपये, एक 62,000 रुपये वर्ग मीटर की बोली अधिकतम आई थी। नियमानुसार सब पैसे उसमें जमा थे और जो सिक्योरिटी जमा होती है वो भी जमा थी। उसके बावजूद प्राधिकरण ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का उसको स्वीकार नहीं किया। इसके जांच का विषय है। इसमें अध्यक्ष महोदय कमिश्नर साहब ने एक कमेटी बनाई है और उसकी जांच की जाएगी, इसमें कौन दोषी है। बोर्ड की बैठक में सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा शिल्पग्राम पर बनने वाले होटल लीला को लेकर था, जिसमें उम्मीद जताई जा रही थी कि भूमि का लैंड यूज चेंज कर होटल मालिकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मामला जटिल होने के कारण मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर ने इसे लखनऊ के लिए भेजने की बात कही। प्रस्ताव रखा था जो आगरा प्राधिकरण 150 से 200 सीलें भवनों पर लगी हुई हैं 2 साल में, उनको खोलने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए एक्ट के अनुसार, क्योंकि उत्तर प्रदेश के और प्राधिकरणों में उस एक्ट के अनुसार खोली जाती है, तो आगरा में क्यों नहीं खोली जाती, जिससे 40 से 50 करोड़ रुपया प्राधिकरण को मिलेगा। यदि ये समन शुल्क ही एक स्रोत ऐसा है जो कि क्या नाम है आमदनी का जरिया है प्राधिकरण का,
और यदि ये सब समन शुल्क वाला काम नहीं हुआ, सील खोलने वाला काम नहीं हुआ, तो आगे जाकर के तनख्वाह देने के लिए भी कर्मचारियों को दिक्कत होगी। बोर्ड की बैठक में जिलाधिकारी पंकज कुमार, नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह, एडीए बीसी मनीषा त्रिघाटिया सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। हाल ही में एनजीटी में जवाब दाखिल करने पर सिंचाई विभाग और एडीए पर एनजीटी की नाराजगी के बाद एडीए में एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर एडीए अधिकारियों पर सख्त दिखाई दिए और उन्हें चेतावनी देते हुए अवैध निर्माणों पर रोक के साथ शमन शुल्क में भी इजाफा करने के आदेश जारी किए। मंडलायुक्त की सख्ती देख एडीए अधिकारी भी काफी सहमे हुए दिखाई दिए। दूर क्षेत्र में हुए निर्माणों पर एनजीटी की नाराजगी के बाद अब मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर भी खासे नाराज हैं। एनजीटी को लेकर एडीए में हुई बैठक पर मंडलायुक्त की नाराजगी साफ देखने को मिली, जब मंडलायुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए अपने काम में सुधार लाने की चेतावनी दी और काम से असंतुष्टता भी जाहिर की। मंडलायुक्त ने आखिरी चेतावनी बताते हुए जल्द काम में सुधार न होने पर एडीए की कमान अपने हाथ में लेने की भी बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार एडीए के शमन शुल्क में भी इजाफा किया गया है, जो पहले से 250 करोड़ रुपए अधिक है। पहले जहां 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अब बढ़कर 1750 रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, एनजीटी को लेकर मंडलायुक्त इन दिनों काफी सख्ती भी दिखा रहे हैं और अधिकारियों को अपने काम में गंभीरता लाने की हिदायत भी देते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अब एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। सोमवार को बैप्टिस्ट स्कूल में बैठक के दौरान प्रधानाचार्य पर संघ ने कई गंभीर आरोप लगाए। इससे पूर्व प्रिंसिपल भी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। एंग्लो बंगाली गर्ल्स इंटर कॉलेज का जो मुद्दा है, प्रधानाचार्य जो है कई वर्षों से वहाँ की शिक्षिकाओं का उत्पीड़न करती आ रही है। हमने बात को अधिकारियों के बीच में ले जाके सुलझाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसकी समझ में नहीं आया। अब उसके खिलाफ आज आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और उसको कैसे सबक सिखाया जाए, ये यहाँ तैयारी होगी। एसएसपी साहब के यहाँ कोई एक लेटर प्रधानाचार्य महोदया ने लगा दिया है और कहा है कि हमारे एंग्लो बंगाली स्कूल की एक दुर्गेश शर्मा मैडम है, उन्होंने संगठन को बुलाया, शिक्षक संघ को बुलाया और ये धमकी दी कि पटक पटक के मारेंगे और ये सब बेकार की बातें उन्होंने ऐसे लिख के एसएसपी साहब के यहाँ लगाया है, जो कि बिल्कुल असत्य है। ऐसा किसी ने किसी से नहीं कहा, ना कोई युद्ध हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई कि कोई किसी को मारेगा। केवल ये बात थी कि उन्होंने शिक्षिकाएं समय पर आई थी और उन्होंने कुछ शिक्षिकाओं के नाम भेज दिए थे और वेतन काटने की बात हुई तो संगठन ने कहा तुम सब एक हो जाओ और कोई किसी का वेतन नहीं कटेगा। ये सब बात थी और प्रधानाचार्य ने पता नहीं क्यों दुर्गेश शर्मा का नाम लेके और संगठन को कई भी अधिकारियों का नाम लेके और ये कह दिया है कि ये सब कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। आगरा में औसत से कम हुई बारिश ने किसानों के साथ साथ जिला प्रशासन का बढ़ाया सिरदर्द, जिसकी ओर से कभी भी शासन से आगरा को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग की जा सकती है। दरअसल आगरा में अभी तक महज 35% ही बारिश हो पाई है। मानसून की बेरुखी से फसल पर भारी फर्क पड़ा है, जिसने किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। आगरा में मानसून की बेवफाई ने किसानों की हालत पतली कर दी है, जो खेतों में दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बारिश नहीं होने से उसके सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। पूरे मौसम में कभी कभार हुई बारिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसे साबित हो रही है। किसानों के साथ साथ जिले का प्रशासन भी इस बात को लेकर काफी गंभीर है। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने भी उम्मीद जताई है कि शेष समय में शायद इंद्रदेव मेहरबान हो जाए और जिले का कुछ भला हो, नहीं तो चारों तरफ से जनपद को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कभी भी उठ सकती है। प्रशासन को इस बात की भी चिंता सता रही है। यहाँ बता दें कि आगरा में सामान्यतः 522 मिलीमीटर के करीब औसतन बारिश हुआ करती है, लेकिन इतना वक्त बीत जाने के बाद अब तक महज 182.7 मिलीमीटर ही बरसात हुई, जिसने किसानों से लेकर आम आदमी को भी बेहाल कर दिया, जो गर्मी और उमस झेलने को मजबूर है। विभागीय आंकड़ों की बात करें तो अब तक मात्र 35% ही पानी बरसा है, जो आज के समय में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। के बाद स्वागत है, देखते हैं अगली खबर। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाद जिला चिकित्सालय में भी चिकित्सा सुविधाएं भगवान भरोसे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को कई घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है और हैरत की बात तो ये है कि कभी कभी इंतजार करते करते चिकित्सक महोदय ही छुट्टी का हवाला देकर निकल जाते हैं। जिला चिकित्सालय में भी चिकित्सा सुविधाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों को सुबह से कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। कई घंटों के इंतजार के बाद भी कई बार मरीजों को बिना चिकित्सकीय परामर्श के ही लौटना पड़ता है। जिला चिकित्सालय प्रशासन की ओर से बुजुर्ग महिलाओं एवं गंभीर रोगियों के लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। हो गया 1 घंटा, यहाँ पे व्यवस्था है ही नहीं है जो सही से खड़े हो सके। इतनी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। बिजली है बदन में और फुंसियाँ सी उठ रही हैं। दिखाने आए, यहाँ का परेशानी है? यहाँ मैं डॉक्टर को दिखाने आए हैं, पहले भी आए थे दिखाने के लिए, कोई लाभ नहीं मिला। फिर आए इनके पास दिखाने के लिए। कितनी देर से लाइन में लगे? लाइन तो हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, तो हमें करीब घंटा भर से ज़्यादा हो गया। उससे पहले पर्चा बनाने में भी बहुत टाइम लगा। करीब हम यहाँ पे करीब 10 बजे के आए हैं। अभी ये टाइम यहाँ तक ये अभी तक डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाए अभी तक। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चिकित्सकीय परामर्श के लिए पहले मरीजों को लाइन में लगकर पंजीकरण कराना होता है। पर्चा बन जाने के बाद परामर्श के लिए एक बार फिर से लाइन लगानी पड़ती है। कई बार तो मरीज सुबह से दोपहर तक इंतजार ही करते रहते हैं। चिकित्सक ठीक 1 बजे ड्यूटी खत्म होने की बात कहकर चले जाते हैं। जिला अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के बैठने तक के लिए स्थान नहीं है। ऐसे में कई बार मरीज हार कर गंदगी वाले स्थान पर ही लेटने को मजबूर होते हैं। जिले का एकमात्र जिला पुस्तकालय इन दिनों बदहाली से जूझ रहा है। कहने को इस पुस्तकालय में 50,000 से ज्यादा दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह है, पर इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। खैर, पढ़ने आए भी कैसे? इस पुस्तकालय में 24 घंटे ताला जो लगा रहता है। जिले का एकमात्र जिला राजकीय पुस्तकालय कई महीनों से बंद पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक राजकीय पुस्तकालय में ताला लटका रहता है। सोमवार को ताज न्यूज के कैमरे की नजर बंद पड़े पुस्तकालय पर पड़ गई। अभी कैमरा शुरू ही हुआ था कि आनन फानन में एक कर्मचारी वहां आ गया। कैमरा चलते देख कर्मचारी ने बंद पड़े कक्षों के ताले खोलना शुरू कर दिए। आज से करीब 50 वर्ष पहले बने इस पुस्तकालय में 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को लोहे की रैक में रखा गया है, पर इन पुस्तकों को पढ़ने यहाँ कोई नहीं आता। और आए भी कैसे? यहाँ हर समय ताला जो लटका रहता है। कर्मचारियों की तो बात छोड़िए, पुस्तकालय अधीक्षक ही कार्यालय से नदारद रहते हैं। जिला राजकीय पुस्तकालय में आधुनिक सुविधा युक्त वाचनालय भी है। इस वाचनालय की कुर्सियां भी हमेशा पाठकों का इंतजार ही करती रहती हैं। हैरत की बात तो यह है कि किसी भी अधिकारी का ध्यान आज तक इस ओर नहीं गया।
करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुस्तकालय के कर्मचारी भी घर बैठे ही वेतन ले रहे हैं। आगरा कॉलेज में चल रहे 10 दिवसीय एनसीसी ट्रेनिंग कैंप में प्रदेश भर के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। सेना के जवान एनसीसी कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण की बारीकियां सिखा रहे हैं। खेल प्रतियोगिताओं के साथ कैंप में अनुशासन और राष्ट्रीय रक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। आगरा कॉलेज के सप्रू हॉस्टल में इन दिनों एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। एनसीसी कैंप में प्रदेश भर के कैडेट्स भाग ले रहे हैं। नेशनल कैडेट्स कोर के इस प्रशिक्षण शिविर में सैन्य अधिकारियों द्वारा कैडेट्स को सैन्य अध्ययन कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के लिए इन्हीं कैडेट्स में से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। आगरा कॉलेज एनसीसी कमांडेंट अमित अग्रवाल के मुताबिक कैंप में राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ कैडेट्स को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया जाता है। 27 तारीख से यहाँ आगरा कॉलेज के सप्रू हॉस्टल में CATC 4 कैंप चल रहा है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के 11 ग्रुप्स यहाँ आए हुए हैं। यहाँ कबड्डी के मैच चल रहे हैं, अब तक लीग मैच चल रहे थे और इसके बाद आज से क्वार्टर फाइनल मैच चल रहे हैं और क्वार्टर फाइनल मैच में जो टीमें क्वालिफाई करेंगी वो कल सेमीफाइनल में खेलेंगी और उसके बाद फिर फाइनल मैच होगा। ये टीमें जो भी यहाँ से गर्ल्स और बॉयज़ में सेलेक्ट होंगी वो 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित एनसीसी के नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, यूपी डायरेक्टरेट का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है, खेल भावना से वे यहाँ पर अपने विरोधी टीम को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं। इसके साथ ही जो CATC कैंप के हमारे कैडेट्स हैं उनको अन्य सैन्य प्रशिक्षण भी यहाँ पे दिया जा रहा है। एरिया अधिकारियों की नई योजना के चलते अब तक लाल किले के दीदार से वंचित रहने वाले विकलांग पर्यटक भी लाल किले का दीदार कर सकेंगे। इसके लिए एडीए नई गोल्फ कार के जरिए किले की चढ़ाई को अब तक न चढ़ पाने वालों के लिए जल्द ही एक 4 सीटर गोल्फ कार की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें बैठकर विकलांग लोग लाल किले की चढ़ाई चढ़ सकेंगे। किसी भी इंसान के लिए विकलांगता एक अभिशाप हो सकती है, लेकिन उसकी इच्छा और सपने किसी से कम नहीं होते। लेकिन कई स्थानों पर विकलांगों की विकलांगता सपनों को तोड़ने का काम करती है। ऐसी ही पीड़ा लाल किले का दीदार करने आने वाले विकलांगों को सहनी पड़ती थी, जो विकलांगता के कारण लाल किले की चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ होने पर बिना दीदार के ही लौट जाते थे। लेकिन अब एडीए उन लोगों के लिए भी एक गोल्फ कार का तोहफा देने जा रहा है, जिसके बाद 10 रुपए खर्च कर विकलांग लोग अब लाल किले की चढ़ाई आसानी से पार कर सकेंगे और लाल किले का दीदार उनके लिए अब सपना नहीं होगा। करीब 425 लाख रुपए की लागत से खरीदी गई 2 गोल्फ कारों में से एक गोल्फ कार को दूसरी गोल्फ कार जल्द ही आगरा किले पर विकलांगों को लाल किले का दीदार कराती नजर आएगी, जो अब तक ऊंची चढ़ाई न चढ़ पाने के कारण किले के दीदार से वंचित रह जाते हैं। बहरहाल अभी फिलहाल एक ही कार खरीदी गई है। अगर ये सुविधा लोगों के लिए फायदे का सौदा साबित हो गई तो आगे और कारें बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। आगरा नगर निगम के विस्तार को लेकर लगातार कवायदे जारी हैं। अधिकारियों सहित पार्षद भी पड़ने वाले क्षेत्र का दौरा कर तैयारियों में जुटे हैं। जल्द ही सीमा विस्तार को लेकर एक बार फिर सदन में चर्चा होगी और उसके बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा, जो निश्चित ही निगम की आय में बढ़ोतरी का साधन होगा। तो कई पिछले इलाके मुख्य धारा से जुड़ेंगे। लगातार बढ़ते शहर के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है विस्तार। आगरा नगर निगम के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसके लिए आगरा नगर निगम पार्षद और मेयर सहित लंबे समय से कवायदे की जा रही हैं। इसको लेकर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। इसी क्रम में एक बार फिर पार्षद आगामी दिनों में होने वाले सदन में सीमा विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके बाद पास हुए प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। मतलब हम लोगों की जो कागजी तैयारी थी और सर्वे था, माननीय सभासदों के साथ, मेयर साहब के साथ देख लिया गया है। ग्वालियर रोड और फतेहाबाद रोड, आगरा रोड और आपकी टिंडोरिया रोड, मथुरा रोड, फतेहपुर सीकरी रोड, ये सब रोडों पर जहाँ तक सीमा हम नगर निगम की सीमा बढ़ा रहे हैं या जहाँ तक विकास हो गया इस शहर का, वहाँ तक नक्शे में हम लोगों ने सब चिन्हित कर दिए गए हैं। अगर सीमा विस्तार हुआ तो मथुरा रोड, फिरोजाबाद रोड, फतेहाबाद रोड, ग्वालियर रोड जैसे दर्जनों ग्रामीण इलाके नगर निगम की सीमा की जद में होंगे, जहां कई बड़े होटल्स के साथ साथ नई नई इमारतें और हॉस्पिटल भी संचालित हो रहे हैं, जिनका निगम को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सीमा विस्तार होते ही निगम की आय में इजाफा होना तय है। फिलहाल यहाँ वक्त चला है और छोटे से ब्रेक का।
ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पारंपरिक त्योहारों पर लोगों को यात्रा करने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए यूपी रोडवेज ने रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर विशेष व्यवस्था की थी। यूपी रोडवेज ने इस रक्षाबंधन पर यात्रियों की समस्या को देखते हुए बसों का विशेष पैकेज चलाया और अपने विभाग के हर रूट पर 10 अतिरिक्त बसों का संचालन बढ़ा दिया, जो 28 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगा। हमारे यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है हर साल की अपेक्षा देखा जाए तो, क्योंकि हमारे यहाँ 6 डिपो हैं इस समय। 6 डिपो से हर डिपो से 10-10 बसें मंगाई गई थी, 60 बस एक्स्ट्रा लगाई गई हैं इस रूट पर। जहाँ सवारियों का अभाव ज़्यादा रहता है वहीं 10-10 बसें एक्स्ट्रा लगा के सवारियों को आने जाने में तकलीफ ना हो। और काफ़ी अच्छा, और कर्मचारियों की भी ड्यूटी कटों पर लगाई गई है। जहाँ भीड़ रहती है, बस नहीं रुकती है, तो उनको बैठाने के लिए जैसे छलेसर रोड है, सिकंदरा है, सैया है, और इधर आपके मथुरा कट है, जहाँ जहाँ मतलब सवारियों का अभाव है वहाँ अपने एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाए गए हैं कि बस को रुकवा के सवारियों को बैठाना। 31 दिसंबर 2015 के बाद 10 साल पूरे कर चुके सीएनजी ऑटो को आगरा शहर की परिधि छोड़नी पड़ सकती है। मंडलायुक्त की बैठक के बाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीओ को आदेश जारी किए हैं कि ऐसे सीएनजी ऑटो की लिस्ट तैयार की जाए जिसने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हों और उनके स्थान पर ई रिक्शा को परमिट किया जाए। बीते दिनों हुई मंडलायुक्त की बैठक के बाद डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर संजय माथुर ने आरटीओ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और मंडलायुक्त के आदेश पर अमल करने पर चर्चा की। साथ ही तैयारी के आदेश भी दिए, जिसके अनुसार जो सीएनजी ऑटो अपने 10 साल पूरे कर लेगा उसके परमिट निरस्त कर उस पर ई रिक्शा को परमिट दिया जाएगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से ई रिक्शा के नए मॉडल को लाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में निर्णय हुआ है टीटीजेड वाली बैठक में, उसमें निर्णय हुआ है कि 10 साल पुराने जो भी ऑटो रिक्शा हैं, सीएनजी से संचालित ऑटो रिक्शा हैं, शहर में चल रहे हैं, लगभग 7000 हैं, तो 10 साल पुराने जो भी होते जाएंगे, जिनकी अवधि सीमा 10 साल पूरी हो जाएगी, उसके बाद उनको जो है फिर से ऑटो रिक्शा के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। वो ई रिक्शा ले आवें, ई रिक्शा ही उस पर प्रतिष्ठापित करावें और उसके बाद फिर उसको ई रिक्शा पे परमिट ऑलरेडी है ही है उनका, केवल रिन्यूअल होना है, केवल वाहन स्थापित करना है, तो वो ई रिक्शा से ही होगा। वो ई रिक्शा से चलावें जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, बैटरी से संचालित है ई रिक्शा, शहर में किसी प्रकार का पॉल्यूशन। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वो एक तरफ 10 वर्ष पुराने सीएनजी ऑटो पर रोक लगाकर उनका परमिट निरस्त करने की कार्यवाही करें, तो दूसरी ओर ई रिक्शा के नए मॉडल के लिए आने वाले आवेदकों को नए परमिट जारी करें। आरटीओ सिटी अशोक कुमार ने बताया कि पुराने ऑटो को रोककर नए रिक्शा को लाने का फैसला पर्यावरण और सुरक्षा व्यवस्था को देखकर लिया गया है।
जिसे लागू कराने में परेशानी जरूर होगी, लेकिन अंत में उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। डाक विभाग अपना तीसरा एटीएम सज्ज प्लेस पोस्ट ऑफिस पर खोलने जा रहा है, जिसके खुलने के बाद डाक विभाग डाकघरों में CBS के सेवा के द्वारा अपने उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवा देना शुरू करेगा। SSP डाक ने बताया, डाक उपभोक्ता किसी भी डाकघर में खाता खोलकर ATM कार्ड ले सकते हैं और बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकते हैं। डाक विभाग आगरा में अपना तीसरा और यूपी में 75वां ATM मशीन लगाने जा रहा है। संजय प्लेस पोस्ट ऑफिस पर लगने वाले इस ATM की सभी टेक्निकल प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। SSP डाक सतीश सोलंकी के अनुसार PMG सरिता सिंह के हाथों इस ATM का उद्घाटन कराया जा सकता है। इस ATM के शुरू होते ही डाक विभाग में प्रतापपुरा, फोर्ट के ATM आपस में जुड़ जाएंगे और CBS सेवा के द्वारा लोगों को लाभ देंगे। हालांकि बैंकों के ATM से भी इन्हें जोड़ने की कार्यवाही चल रही है। हमारे ऑलरेडी आगरा सिटी में 2 पोस्ट ऑफिस हैं, जो हमारे हेड पोस्ट ऑफिस हैं, उनमें ATM सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं। संजय प्लेस में कुछ ही दिनों में जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अभी और भी साइट्स हैं जहाँ पे होंगे, और इसमें अभी इनिशियल स्टेज में हमने इंटर बैंक के साथ में अभी इंटर ऑपरेबिलिटी जो अभी नहीं है, जो कि आगे जो है एक हायर लेवल पे वो भी MOU साइन होके उसका भी पाइपलाइन में है। तो हम ATM जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि केवल पोस्ट ऑफिस का ATM, बाकी जो बैंक्स का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बेसिकली हम जो है यूज़ कर पाएंगे, और जो पोस्ट ऑफिस का जो खाता धारक है वो बैंक से भी निकाल पाएगा। डाक विभाग अपने विभाग में कोर बैंकिंग सेवा को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है, जिसके लिए डाकघरों को नींव से मजबूत किया जा रहा है। सभी डाकघरों में उपभोक्ताओं को डाकघरों में खाता खोलने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है और प्रत्येक डाक उपभोक्ता को खाता खोलने के बाद ATM कार्ड की सुविधा दी जा रही है। साथ ही ATM सेवा का लाभ लेने के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। बिहार में होने वाले चुनावों का असर राजनीतिक दलों पर साफ दिखाई दे रहा है। एक और मोदी ने यू टर्न लेते हुए अधिग्रहण मामले में कई बातों को अहम बताया, तो बिहार के लिए विशेष पैकेज दे राजनीतिक दलों में हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस शहर कमेटी भी मोदी के यू टर्न को चुनावी बता रही है और देश से ही सही अधिग्रहण मामले पर मोदी के फैसले को सही ठहरा रही है। मोदी एक है, मगर रूप उसके अनेकों हैं। तो वो किस रूप में कहाँ क्या बोलता है, ये कोई पता नहीं लगता कि मोदी जी अभी क्या बोल रहे हैं, कल क्या करेंगे। ये काम तो मोदी जी को पहले ही कर देना चाहिए। ये देश हित में है। अगर किसान का कोई हित है तो वो देश का हित है। तो इन्होंने जो किया है तो उसमें सफलता इनकी नहीं है, इनको तो मजबूरी में करना पड़ा, वरना तो मोदी तो बेच चुका था अडानी अंबानी को, और उन्हीं के लिए ये सारा काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुँच जाए। मगर वो कांग्रेस ने नाकाम कर दिया और कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी और आज उसका नतीजा जनता के सामने आया। जो आगामी दिनों में जो चुनाव बिहार में होने जा रहे हैं, क्या लगता है जिसमें से एक महागठबंधन जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं वो महागठबंधन जो भाजपा है या कांग्रेस पर कहीं भारी पड़ेगा, या किस तरह की रणनीति जो है वो आगे चुनाव में? नहीं, देखिए, महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन में वो जनता के हित में, अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी अगर महागठबंधन बनता है तो जनता के हमेशा हित में होता है। और बीजेपी की जो रणनीति है, जो चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे किसी के भी हित में हो, तो वो चाहे बिहार प्रदेश के, तो वो मतलब पे अपनी रणनीति को बराबर बदलते रहते हैं। जैसा कि अब आपने देखा होगा कि एक पैकेज भेज दिया करोड़ों अरबों रुपए का, तो कल तक बिहार कहाँ था? हिंदुस्तान के बाहर था। कल भी वहाँ की मजबूरी, वहाँ की गरीबी, वहाँ की बेरोजगारी मोदी जी को नहीं दिख रही थी। मोदी जी भी हिंदुस्तान के हैं, मोदी जी को पहले प्रायोरिटी में लेना चाहिए था। ये पैकेज जो है इलेक्शनों से पहले भेजना चाहिए था, तो ये जनता हित में लगता। आज इलेक्शन आ गए, इलेक्शन भी बहुत करीब में है, वो सरकार अब कौन सी आएगी, वो पैकेज का क्या होगा, ये तो वक्त ही बताए। बौद्ध महासभा को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए प्रयास कर रही है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसके अनुयायियों ने सामुदायिक भवन छिपिटोला में कार्यक्रम का लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने से ही देश का भला हो सकता है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने सभी से राष्ट्रीय हित के लिए एकजुटता के सूत्र में बनने की अपील की है। दुनिया के विभिन्न सबसे ज्यादा मानने वाले धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आगरा में भी कमी नहीं है, जिन्होंने इस धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया है। इस कार्यक्रम में दूर दराज क्षेत्रों से आए बौद्धिस्टों ने भाग लिया और मौजूदा दौर में उसकी आवश्यकता पर भारी जोर दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक धर्म प्रकाश भारती मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद थे,
जिन्होंने संगठन को बड़े स्तर पर तैयार करने की बात कही। बैठक के द्वारा हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इस देश के अंदर जो मीडिया है उसमें भी हमारा दखल हो, क्योंकि अब मीडिया की गैर हाजिरी में हमारा जो धर्म है, बाबा साहब का जो उद्देश्य है पूजा करने के लिए प्रचार प्रसार की हमें कमी महसूस होती है। भारत का मीडिया जो है हमारे बौद्ध धर्म के संबंध में या बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए जो रास्ता है उसके संबंध में कम ही प्रचार करते हैं, कम ही उसको महत्व देते हैं। इसलिए ऐसा आवश्यक समझा है कि हम महासभा के बैनर तले हम लोग संपूर्ण भारत में एक संगठन खड़ा कर रहे हैं और उस संगठन के माध्यम से हम लोग परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के धार्मिक आंदोलन बौद्ध में भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए लगे हैं हम लोग। और इस महाधर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन न्यूज जो साप्ताहिक समाचार पत्र है उसको भी संपूर्ण भारत में ले जाने के लिए हम लोग इकाइयाँ गठित कर रहे हैं। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा निरंतर पूरे देश में काम कर रही है और बहुत जल्दी हम राष्ट्रीय स्तर का एक स्वरूप खड़ा करने में कामयाब होंगे। गौरतलब है कि दुनिया में प्राचीन काल से ही इस धर्म का बोलबाला रहा है और दर्जनों देशों में इसके मानने वाले बहुयात हैं। इस बैठक के दौरान भी वक्ताओं ने बौद्ध धर्म की विशेषताओं का बखान किया और करुणा मैत्री का संदेश देते हुए वहां मौजूद लोगों से सत्य अहिंसा के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध महासभा के हीरेंद्र कुमार, हीरो भाई, रिंकू भारतीय और बॉबी भारतीय भी मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन के राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।